भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उस समय 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 भाग थे। तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे दुनिया में कहीं पर भी लिखित रूप में नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। 64 लाख रुपए उस समय लगे थे 1949 के 1946 से 1949 के बीच में। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसकी प्रक्रिया को हमने देखा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर क्या थे और इसके लिए उन्होंने वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन कैसे किया, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, तो ऐसा ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की प्रक्रिया है, इसमें हर मेंबर को कुछ पार्ट सौंप दिए गए कि वो वहाँ से एनालिसिस करें, दुनिया के सभी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को एडाप्ट करें और वहाँ से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें जो हमारे लिए एडाप्टेबल हो, फिर उसे एडाप्ट करते हैं। तो इसके लिए कुछ कमेटी बनाई गई, उन कमेटियों को हम देखते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, माई सेल्फ सत्यवान आनंद। हम जो हैं देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को, और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हम देख चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड जो टॉपिक है उसको हम देख रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखते हैं कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हर क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया था और हर क्षेत्र के लोगों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसके लिए उन्होंने किया क्या कि हर जो है सेक्शन के लिए उन्होंने एक एक ग्रुप बना दिया कि कुछ पर्सन कुछ चीज़ों को देखेंगे, जिससे कि दुनिया के लगभग सभी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकें। इसके लिए कुछ कमेटी बनाई गई। तो इसी कमेटियों को हम देखेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें कमेटी बनाई गई, उनका पर्पज क्या था। हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने कुल 8 मेजर कमेटी बनाई और कुछ माइनर कमेटियां बनाई थी। अगर हम देखते हैं कि जो कमेटी बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या था, जब कमेटी बन गई तो हर पर्सन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उनको इस फील्ड में काम करना है, दूसरे पर्सन के फील्ड में वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे खास बात यह है कि जितने भी प्रोविज़न भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं, रखे गए हैं, उस पर कोई जो है वोटिंग नहीं हुई है। दुनिया के लगभग हर कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग होती है। हम सिंपल बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ पर जब लैंग्वेज सेलेक्ट करने की बात हुई कि जो है देश का लैंग्वेज क्या होगा, आज प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश है, तो वहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को लेकर के इलेक्शन हो गया और फाइनली सिर्फ एक वोट से इंग्लिश वाला साइड जीत गया। और आज अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगर वही एक वोट से फ्रांस जीत गया होता, फ्रांसीसी लैंग्वेज ग्रुप जीत गया होता, तो आज उसका लैंग्वेज फ्रेंच होता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इसका हर पार्ट के हर आर्टिकल को, हर शेड्यूल को जो आपसी सहमति से अडॉप्ट किया गया, किसी भी हिस्से के लिए वोटिंग नहीं हुई है। इसका फायदा क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी 70 साल से ज़्यादा हो गया, आज भी उसी रूप में चल रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद कही थी कि यह कॉन्स्टिट्यूशन 100 साल से ज़्यादा चल ही नहीं सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं 75 साल हो गए, अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई समस्या नहीं। जो कुछ चेंज करने की आवश्यकता है समय के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी गलत प्रोविज़न का असर ज़्यादा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो समय के साथ बदलने आवश्यक हो जाती हैं, तो उन्हें बदलने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए अमेंडमेंट होते रह रहे हैं। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रक्रिया है इसको देखेंगे कि कौन कौन से लोगों ने क्या क्या काम किए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 मेजर कमेटी हैं और कुछ माइनर कमेटी हैं। तो इसमें जो कमेटी बनाई गई, मेजर कमेटी की बात करें तो यूनियन पावर कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो यूनियन पावर कमेटी बनाई गई, साथ ही साथ एक कमेटी और थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों ही कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हम देखिए यूनियन पावर कमेटी, जैसे अगर हम देखते हैं कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची जो है उसमें कुछ सब्जेक्ट रखे गए हैं। सेंट्रल लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनकी अगर बात करें तो इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट रख दिए गए हैं। ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कहा गया है कि अगर कोई अचानक में सब्जेक्ट आएगा तो हम वहाँ पर जो पावर मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, 1949 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय इंटरनेट की कोई अवधारणा थी ही नहीं, तो इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं था। अब हमारे सामने इंटरनेट एक सब्जेक्ट बन करके सामने आ गया है। अब ये सब्जेक्ट किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर पावर मिलेगी, स्टेट को मिलेगी, या कॉन्करेंट में रखा जाए, समवर्ती में रखा जाए। तो इसको एक्चुअल में इसी समस्या से जूझना न पड़े, संविधान निर्माता ने कहा कि इसको एक रेजिडुअरी पावर के रूप में रखा जाएगा और रेजिडुअरी पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी हम देखते हैं आज इंटरनेट से रिलेटेड जो भी कानून है उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक कानून बनाने का अधिकार है। तो इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट अगर सामने आते हैं जो किसी भी सूची में नहीं रखे गए हैं वो रेजिडुअरी पावर के तहत रहेगा। तो यूनियन पावर की अगर बात करें तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक चीज़ और कही जाती है कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल इन नेचर है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरल नहीं लिखा है, फेडरल इन नेचर हमारा है स्ट्रक्चर इसका, लेकिन इसमें कुछ यूनिटरी सिस्टम भी हैं। जैसे यूनियन पावर की बात की जाए तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। जैसे भारत का जो यूनियन की बात करें हम तो यहाँ पर कुछ यूनिटरी फीचर भारतीय संविधान में हैं। तो जैसे स्ट्रांग सेंटर, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। स्टेट नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी स्टेट को जो है कभी भी तोड़ा जा सकता है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। जैसे कभी भी किसी राज्य की बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, आर्टिकल 2 और 3 कहता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्यों के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, देश का ही कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए मान्य है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी अमेंडमेंट पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है। और नो इक्वलिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि हम देखते हैं राज्यसभा में हर राज्य के उनकी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग संख्या में राज्यसभा मेंबर होते हैं, जबकि अमेरिका में कॉन्सेप्ट अलग है। वहाँ पर हर राज्य को 2 राज्यसभा मेंबर दिए गए हैं जिन्हें वहाँ सीनेट कहा जाता है। तो जबकि भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर छोटे राज्य को कम, बड़े राज्य को ज़्यादा। जो राज्य बड़े छोटे का मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन से, जिसकी पॉपुलेशन कम है उसके कम मेंबर होंगे, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है ज़्यादा मेंबर होंगे। इमरजेंसी प्रोविज़न रखे गए हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, तो पार्लियामेंट्री अथॉरिटी भी रखी गई वो स्टेट लिस्ट के ऊपर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उसमें राज्यों की इच्छाओं का कोई विशेष मतलब नहीं रहता है। अगर हम देखें इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, देश में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका जो है वो एक स्वतंत्र बॉडी है और उसके जो है राज्यों का जो इलेक्शन है, या विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, वही राज्यसभा का इलेक्शन हो, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। हाँ, पंचायत का इलेक्शन जो होता है वो राज्यों के पास में उसका अधिकार है। अगर हम देखें इसके आगे तो वीटो ओवर स्टेट बिल, गवर्नर जो है कुछ बिल को राष्ट्रपति के लिए रख देते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो साइन करें, अदरवाइज वीटो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रोविजन रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे ये पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं जो यूनियन को ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू कंडर बनाई थी, फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई थी जो यूनियन के पावर से रिलेटेड थी। नेक्स्ट कमेटी हम देखते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रोविंसियों के बारे में जैसे हम देखते हैं ब्रिटिश इंडिया और उसके साथ प्रिंसली स्टेट थे, उनको मिला करके एक भारत का कंप्लीट रूप दिया गया। तो एक्चुअल में जो राज्य थे वो एक स्वतंत्र देश बनना चाहते थे, उनके बीच नेगोशिएशन करने की चीज़ें जो है, उनके बीच तालमेल बैठाने की जो चीज़ें आई वो सरदार पटेल को दी गई थी। तो इनको जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, जिससे कि राज्यों के हितों का ध्यान रखा जा सके। उसके बाद थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये भीमराव अंबेडकर हैं। एक्चुअली हम देखते हैं उसमें जो 7 मेंबर थे, तो ये 7 लोग हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में के बाद हम देखते हैं कि एडवाइजरी कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट पर, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल
एंड एक्सक्लूडेड एरिया पर इसके मेंबर भी सरदार पटेल थे। यानी जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट रखे गए हैं और फंडामेंटल राइट में माइनॉरिटीज का भी जिक्र है, और इसके साथ साथ ट्राइबल एरिया के लिए हम देखते हैं कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो रखे गए हैं वो ट्राइबल के रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ों को देखने के लिए सरदार पटेल के अंडर में कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी। फिर हम देखते हैं कि इन्हीं के अंडर में 5 और सब कमेटियाँ भी थीं, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी के अंडर में थी, माइनॉरिटी सब कमेटी एससी मुखर्जी के अंडर में थी, और उसके आगे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी। तो इसके चेयरपर्सन थे गोपीनाथ बारदौली। अगर हम देखें ये प्रोविज़न जो है प्रेजेंट टाइम में 5th और 6th शेड्यूल में यही चीज़ें रखी गई हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके बारे में रखी गई हैं कि वो ट्राइबल एरिया के कुछ प्रोविज़न वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें लागू नहीं होती हैं और लागू करने के लिए वहाँ के गवर्नर की परमिशन लेनी होती है। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन आसाम सब कमेटी। तो आसाम के अलावा अगर कोई एरिया हो जो एक्सक्लूडेड या नॉन एक्सक्लूडेड है, ट्राइबल से रिलेटेड हो, उसके ये भी ठक्कर बनाए गए थे। फिर हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी बनी थी। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया का मतलब जो है प्रेजेंट टाइम का जो पाकिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान वगैरह का हुआ था। फिर रूल ऑफ द प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो जो रूल बनाने थे, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी रूल चाहिए और अन्य प्रोविजन के लिए जो रूल बनाने उसके प्रोसीजर क्या क्या अडाप्ट किए जाएंगे, इन सब के लिए जो कमेटी बनी उसके चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट कमेटी, तो नेगोशिएशन विथ स्टेट, जैसे कि हमने कहा कि राज्य आपस में मान ही नहीं रहे थे, बहुत सारे राज्य जो स्वतंत्र देश बनना चाहते थे। जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान जो प्रेजेंट टाइम का है उसमें बहुत सारा प्रिंसली स्टेट था, जैसे फिर हैदराबाद का रीजन है, गुजरात राजस्थान का रीजन है, उड़ीसा था। तो इस समय बहुत ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे। तो ये जो है मिलना नहीं चाहते थे, ये एक नया देश बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बुद्धि काम न आ सकी, उनको फाइनली मिलना पड़ा क्योंकि जनता नहीं चाहती थी। वो सिर्फ वो पर्सन चाहता था जो राजा था कि हम नए देश बनाएंगे, लेकिन जनता इस पक्ष में नहीं थी। तो उन लोगों के बीच जो नेगोशिएशन का काम करना था, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद थे। और आगे हम देखें जो माइनर कमेटियाँ भी बनाई गई, तो माइनर कमेटियों के लिए जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अंडर में थी। हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया के अंडर में थी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, यानी जो भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया थी उसमें बिजनेस रूल क्या क्या फॉलो होंगे उनके लिए। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। तो जो हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज है, पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अडॉप्ट किया गया था, तो उसके लिए भी एक एडहॉक कमेटी थी, उसके चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद थे। फिर हम देखते हैं कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जी मावलंकर। जैसे हमने कहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो फंक्शन करेगी, तो उसके भी कामकाज को तो कोई देखने वाला होना चाहिए। डे टू डे रेगुलेशन की प्रक्रिया से इसका एनालिसिस किया जाएगा, कितने काम हो रहे हैं, कितने काम अधूरे रहे, इन सब चीज़ों का भी तो देख रेख होना चाहिए। तो इसके जी मावलंकर कमेटी बनाई गई। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट यस वर्धाचारी, ये असेंबली के मेंबर नहीं थे, तो इनके अंडर में कमेटी बना दी गई सुप्रीम कोर्ट के चीज़ों को देखने के लिए। हम देखते हैं आगे कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। एक्चुअल में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं 4 जो है कमिश्नरेट सिस्टम थे भारत में उस समय, जैसे दिल्ली, मेवाड़ और कुर्ग, एक राज्य और था पंजाब के पास। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो राज्य थे इनको भी आपस में नेगोशिएशन किया गया। फिर एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी राजन सरकार, ये असेंबली मेंबर नहीं थे। यानी एक्सपर्ट कमेटी जो फाइनेंशियल प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें जैसे कि हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सब लोग वकील थे, तो कोई फाइनेंशियल मैटर हो, क्योंकि उस समय इन्वायरमेंट का बड़ा मैटर नहीं था, तो बाद में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट को भी जोड़ा गया।
तो हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनेंशियल मैटर के लिए नलिनी राजन सरकार को ऐड किया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, तो लिंग्विस्टिक जैसे हम देखते हैं कि भारत के हर राज्य में, इवन राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर तो कहावत ही है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे बानी, यानी यहाँ पर थोड़ी दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और थोड़ा और सा दूरी पर जाएंगे तो भाषाएं ही बदल जाती हैं, यानी भाषाओं की विविधता बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए किस राज्य, क्योंकि बहुत सारे भारत में राज्यों का विभाजन सिर्फ इसी आधार पर हो गया कि इनके लैंग्वेज के जो है इनका बेसिक मुद्दा बन गया था। जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, मद्रास, इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। ये सब राज्य सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंटे गए क्योंकि इनके जो पीपल्स थे उनकी लैंग्वेज अलग थी और एक ही गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, इसलिए इन राज्यों को अलग अलग बनाया गया। इसलिए इनके लिए भी कमेटी बनी, तो इसके अधर थे स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली हम देख रहे हैं ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंडर में कमेटी बनी थी, लेकिन वो जो ड्राफ्ट बन रहे थे उसको अलग से इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना भी तो आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति ड्राफ्ट बनाता जा रहा है, वो अपने हिसाब से बना रहा है, उसको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ इफ एंड बट वाली कंडीशन न रहे। तो जवाहरलाल नेहरू इसके लिए चेयरपर्सन थे। आगे देखते हैं प्रेस गैलरी कमेटी, उषा नाथ सेन। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता जो बना रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें जनता के बीच भी तो आनी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, उसमें काम क्या हो रहा है। तो जो प्रेस को इन्फॉर्मेशन देना था उसके लिए उषा नाथ सेन के अंडर में कमेटी बनी थी। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, तो यश वर्धाचारी, ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो एक्चुअल में जो सिटीजनशिप का मैटर था, क्योंकि जब भारत का पार्टीशन हो गया था तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, तो उनके सिटीजनशिप के लिए भी आर्टिकल को जोड़ना था। आगे देखें हम तो ड्राफ्टिंग कमेटी, यही तो असली मेन कमेटी थी, क्योंकि जो कुछ भी प्रपोजल आए, हर कमेटी ने अपने अपने प्रपोजल दिए, रिकमेंडेशन दिए, तो उन सभी को एक जगह इकट्ठा एक ड्राफ्ट तैयार करना था। फिर उसी ड्राफ्ट पर डिस्कशन कराया गया। उसके बाद डिस्कशन के बाद जो है, हमने पहले कहा कि वोटिंग नहीं, हर जगह क्या होता है डिस्कशन के बाद वोटिंग होते हैं, यहाँ डिस्कशन के बाद वोटिंग नहीं है, डिस्कशन के बाद आपसी सहमति बनी। एक आर्टिकल के एक एक सेंटेंस को डिस्कस किया गया, उसके एक एक वर्ड को डिस्कस किया गया। अगर किसी वर्ड पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उससे रिजॉल्व किया गया या हटा दिया गया, यानी किसी भी मामले में वोटिंग नहीं कराएगी, आपसी सहमति बनाएगी। इसीलिए हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी बिल्कुल उसी मूर्त रूप में चल रहा है। तो अगर हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो एमंग ऑल कमेटी of the Constituent Assembly, the most important committee was the drafting committee set up on August 29, 1947। 29 अगस्त 1947 को बनी थी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया है, वो जो रिकमेंडेशन कलेक्ट कर रहे थे, प्रपोजल कलेक्ट कर रहे थे, विश्व के सारे संविधान के अध्ययन कर रहे थे, ये काम चल रहा था। भारत स्वतंत्र जब हो गया तब जाकर के ड्राफ्ट प्रपोजल बना। इसका फायदा क्या है, अब हमारे पास सोवरेन पावर थी, अब हमारे पास कुछ ऐसा इफ एंड बट नहीं था कि जब ब्रिटिश छोड़ करके जाएंगे तो हमें कौन सा पावर एक्स्ट्रा मिलेगा या कुछ पावर हमारे जाएंगे। इस सब का इफ एंड बट जैसी कंडीशन खत्म हो चुकी थी। तो इस कमेटी को हम देखते हैं कि इट वाज दिस कमेटी दैट वाज इंटरेस्टेड विथ द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के कार्य को इन्हीं को सौंपा गया कि आप ड्राफ्ट बनाइए। इसमें 7 मेंबर थे, जैसा कि हमने देखा, ये 7 मेंबर हैं जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ये अपने समय के बहुत ही अच्छे जाने माने वकील हुआ करते थे, एडवोकेट थे, और बहुत ही इनके अंदर विशेषज्ञता थी। इसलिए इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधानीपूर्वक काम करना था, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरे संविधान का भार था। हम देखें तो 7 लोग कौन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एन गोपालास्वामी एंकर, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। तो एन माधव राव एक्चुअल में ये स्टार्टिंग में नहीं थे, पहले बी.एल. मित्तर थे, लेकिन बी.एल. मित्तर जो है उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उनको रिजाइन कर दिया। इस वजह से बाद में एन माधव राव आ गए। और फिर उसके अलावा डी.पी. खेतान भी थे, लेकिन उनकी मृत्यु 1948 में हो गई। यानी 1948 से पहले जो है डी.पी. खेतान थे, बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी आ जाते हैं। उसके आगे देखें तो ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमेटी प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज पब्लिश्ड इन February 1948। हम देखते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, कब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो 9 दिसंबर 1946 से 14 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव मोशन आया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए। उसके बाद से जो है अब तक हम देख रहे हैं कि सारे ड्राफ्ट ही तैयार किए जा रहे हैं, प्रपोजल तैयार किए जा रहे हैं। फरवरी 1948 में जाकर के उन्होंने पहली बार ड्राफ्ट को पब्लिश किया और उसको उन्होंने 8 महीने के लिए जब पब्लिश किया तो उन्होंने कहा कि हम 8 महीने तक इसको जनता के सामने रहेगी। यानी हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम दिया उन्होंने, लेकिन चूंकि हमारा देश भी बड़ा था और कम्युनिकेशन का कोई साधन था नहीं, एक न्यूज़पेपर ही साधन था, इसलिए उन्होंने भरपूर टाइम दिया कि लोग स्टडी कर सकें, अपने रिकमेंडेशन दे सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट क्रिटिसिज्म एंड सजेशन द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड ए सेकेंड ड्राफ्ट विच वॉज पब्लिश इन अक्टूबर 1940। तो जो 8 महीने के उन्होंने टाइम दिया, उसके बाद से जो फिर से पब्लिक ने क्या कि अपने कमेंट दिए, कुछ लोग क्रिटिसाइज किए कुछ आर्टिकल को लेकर, कुछ लोगों ने कुछ नया सजेशन दिया, तो फिर से सेकेंड ड्राफ्ट प्रपोजल बना करके अक्टूबर 1948 में पब्लिश किया गया। और उसके बाद उसको हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है कुल ड्राफ्ट बनाने में लगभग 6 महीने से भी कम टाइम लिया था। तो उन्होंने कुल 141 दिन का लगभग टाइम लिया था। यानी हम देखते हैं हमारे देश का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको भी बनाने के लिए करीब 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है निरीक्षण किया गया, इंस्पेक्शन किया गया, वहाँ से आर्टिकल को एक्सट्रैक्ट किए गए, निकाले गए, और उस सब के काम की प्रक्रिया में भी उन्होंने 141 दिन में ड्राफ्ट बना करके तैयार कर दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय है। तो ये था हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कमेटियाँ थीं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो इनकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो अगले वीडियो हम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ और पूछना हो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया गया है, और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।